Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, आज तक जिन भी बिजनेसेस ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मामले में आउट परफॉर्म किया है वो बिजनेसेस किसी हॉट सेक्टर से नहीं बल्कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं जो लगातार डिसेंट ग्रोथ के साथ डिकेड से ऑपरेट कर रही हैं। ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है एंड ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं, जैसे कि पीटर लिंच। एंड रिसेंट में हमने एक स्टडी भी की थी क्रिस्टोफर मेयर की बुक के ऊपर, उसमें भी हमें यही देखने को मिला था कि अवॉइड हॉट सेक्टर्स। तो आज इस इंडस्ट्री पर हम बात करने वाले हैं, उसने पास्ट में हमें कितने हाई पोटेंशियल वाले बिजनेसेस दिए हैं, उस इंडस्ट्री में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है एंड किन बिजनेसेस को हम अभी स्टडी कर सकते हैं, जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एक क्विक अनाउंसमेंट कि प्रेजेंटली मार्केट में कई सारे नए नए आईपीओज आ रहे हैं एंड अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओज में डिसीजन मेकिंग के लिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इन्वेस्टर हैं एंड स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं, तो इन प्रॉब्लम्स का जो प्लेटफॉर्म सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहां पर मैं आईपीओ से पहले आपको डिस्कवरी सेक्शन में ले जाना चाहूंगा। तो आपको अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर ऑर्डर बुक वाली बकेट को क्लिक करें तो यहां पर आपको कुछ ऐसे बिजनेस मिलेंगे जिनकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में 5.6 टाइम्स है, कुछ बिजनेसेस में 3.2 टाइम्स है, कुछ बिजनेसेस में 2.2 टाइम्स है एंड कुछ बिजनेसेस में 3.5 टाइम्स है। एंड ये लिस्ट काफी लंबी है। किसी भी बिजनेस को आप क्लिक करके उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर किसी बिजनेस में 147% की गाइडेंस देखने को मिल रही है, किसी में 50 to 60% के कैगर की गाइडेंस देखने को मिल रही है अप टू 2030 एंड किसी में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 130% की गाइडेंस देखने को मिल रही है। एंड ये लिस्ट भी काफी लंबी है। आप इसके साथ प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं या फिर एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम आईपीओज में डिसीजन मेकिंग के लिए आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड यहां पर हमें हर आईपीओ के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के वो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। एंड पल सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें डेवलपमेंट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स इन्वेस्टिंग में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहती है। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए मिलता है हमें 5000 रुपीज में एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें मिलता है यहाँ पर 365 रुपीज में। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरने के बाद हमें कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अभी जो बिजनेस आपकी स्क्रीन पर है ये वो बिजनेस है जो आज डिस्कस की जाने वाली इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं एंड ये बिजनेस अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप सबने इंडस्ट्री का नाम गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के ऊपर। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर हमने 10 मंथ्स पहले भी बात की थी, लेकिन आज हम कुछ नए बिजनेसेस को भी ऐड करने वाले हैं एंड कुछ नई डेवलपमेंट्स को भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आखिरकार हम इस इंडस्ट्री को स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो पहला कारण यह है कि ये इंडस्ट्री ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम सिक्लिकल रहती है क्योंकि यहां पर आफ्टर मार्केट एंड रिप्लेसमेंट से भी बड़े ऑर्डर्स आते रहते हैं। एंड सेकंड रीजन यह है कि इस इंडस्ट्री में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दैट इज अप्रॉक्सीमेट 25% एक्सपोर्ट मार्केट से भी आता है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया एंड यूएस के बीच में अभी ट्रेड डील तो बन नहीं पा रही है, तो एक्सपोर्ट्स वाले बिजनेसेस में कहीं रिस्क बढ़ तो नहीं जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कंपनी स्पेसिफिक देखना होगा कि उस कंपनी का यूएस मार्केट से कितनी रेवेन्यू आती है। अगर किसी बिजनेस की रेवेन्यू 5, 6 या 7% यूएस मार्केट से आती है या इवन की लेस देन 10% आती है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी कौन सी ऐसी ट्रेड डील्स हुई हैं या कौन सी ऐसी ट्रेड टॉक्स अंडर प्रोग्रेस हैं जिससे इस इंडस्ट्री को बेनिफिट भी हो सकता है, तो वो भी हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन काफी बड़ा रीजन है जिसके चलते ये इंडस्ट्री स्वीट स्पॉट में रहती है एंड गवर्नमेंट का भी इस इंडस्ट्री के ऊपर काफी फोकस रहता है। एंड वो रीजन ये है कि आज ये इंडस्ट्री हमारी जीडीपी में 2.3% का कंट्रीब्यूशन करती है एंड अप्रॉक्सीमेट 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। जल्द ही इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 5 to 7%
50% हो सकता है एंड ये 3.6 मिलियन लोगों को रोजगार दे सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी हुई है एंड फ्यूचर में ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। तो क्या है कि फाइनेंशियल 25 के एंड होने पर ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है एंड इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल 25 के एंड होने पर इस इंडस्ट्री का साइज हो गया था 6.73 लाख करोड़, जो कि बनता है 80.2 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड ये इंडस्ट्री लास्ट के 5 इयर्स में 14% के कैगर पर ग्रो की है। कई सारे इन्वेस्टर्स ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्रोथ बहुत हायर तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ओवर द लॉन्गर होरिजन इस तरह की ग्रोथ एक्सीलेंट ग्रोथ मानी जाती है एंड इस तरह के ग्रोथ इन्वायरमेंट में स्मॉलर प्लेयर्स और भी हायर ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं। सो इस इंडस्ट्री में अगर हम एक्सपोर्ट का डाटा देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं ये हुए हैं 22.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री के साइज के कंपैरिजन में 25% से ज्यादा है एंड एक्सपोर्ट्स में 8% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। वेयरएज अगर हम इंपोर्ट्स का डाटा देखें तो इंपोर्ट्स हुए हैं 22.4 बिलियन यूएस डॉलर्स के एंड इसमें जो ग्रोथ रजिस्टर की गई है वो की है 7.3% की। लेकिन अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में ट्रेड सरप्लस रहा है बाय 453 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि काफी बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम आफ्टर मार्केट सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन देखें तो इसका साइज है 11.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री के साइज के कंपैरिजन में 14% के अराउंड बनता है एंड ये जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट है ये ओवरऑल इंडस्ट्री में सिक्लिकलिटी वाले फैक्टर को काफी हद तक कम करता है। फर्दर इस इंडस्ट्री के अगर हम फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट्स को देखें तो ये इंडस्ट्री 10% के कैगर पर ग्रो कर सकती है ओवर द लॉन्गर होरिजन एंड लॉन्गर होरिजन पर ये काफी अच्छी ग्रोथ है। तो उसके बाद अब उन रीजंस को देख लेते हैं जिसके चलते इस इंडस्ट्री ने पास्ट में आउट परफॉर्म किया है ग्रोथ के मामले में एंड फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। उसमें फर्स्ट ये है कि इंडिया में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का पॉसिबल होना ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट स्किल्ड लेबर। उसका लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी एक कारण है। इंडिया का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर होने के पीछे एक कारण ये भी है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है ग्लोबली, जिससे यहां पर कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। तो इंडिया की लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का एस्टिमेट आप ऐसे लगा सकते हैं कि यूरोप एंड लैटिन अमेरिका के कंपैरिजन में यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 25% चीपर होती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन ये है कि जो इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं ये 58,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं बाय फाइनेंशियल 28, सो दैट हाई ग्रोथ सेगमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हो गए, इनकी लोकलाइजेशन को बूस्ट किया जाए जिससे इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स कम होंगे एंड अल्टीमेटली जो चाइना प्लस वन ट्रेंड है उसे लेवरेज किया जाए। उसका नेक्स्ट रीजन ये है कि कुछ की ऑटोमोटिव मार्केट्स जैसे कि आसान हो गई, यूरोप, जापान एंड कोरिया, इनका इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में होना ये भी एक कारण है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ के पीछे। तो इस इंडस्ट्री में अगर हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें उसमें फर्स्ट ये है कि इस इंडस्ट्री में 100% तक का एफडीआई परमिटेड है। उसके बाद भारत एनकैप की नाम की न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्च होना ये भी एक कारण है। डेडिकेटेड ऑटोमोटिव क्लस्टर का सेटअप होना ये भी एक कारण है। उसके बाद पीएलआई एंड मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के पीछे एक बड़ा कारण है। इन सारे रीजंस के चलते ही आज कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं एंड उन प्लेयर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम कुछ ऐसे ट्रेंड्स के ऊपर बात कर लेते हैं जिनके चलते इस इंडस्ट्री की ग्रोथ या तो एक्सीलरेट हो सकती है या उसमें कुछ हद तक इंपैक्ट लग सकता है। तो इसमें ऑफ कोर्स सबसे पहला है इंडिया यूएस की ट्रेड डील, जिसमें अभी तक कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये उन प्लेयर्स के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस मार्केट से आता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो इंडिया एंड यूके के बीच में फ्री ट्रेड डील हुई है ये इस इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियरी हो सकती है। उसको चाइना द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना ये भी इंडस्ट्री के कुछ उन प्लेयर्स की ग्रोथ पर इंपैक्ट कर सकती है जो ईवी व्हीकल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, देन ट्रैक्शन मोटर्स हो गई। आईसीई व्हीकल सेगमेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स में भी इनका यूज होता है, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, इग्निशन कॉइल्स हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गया। तो ये थी कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बातें। अभी हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को देख लेते हैं जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बेनिफिशियरी हो सकते हैं एंड किन बिजनेसेस को फर्दर स्टडी किया जा सकता है ये भी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। बट नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट माय व्यू पॉइंट। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले बड़ी मार्केट कैप वाले प्लेयर से एंड सबसे छोटी मार्केट कैप वाले प्लेयर को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट यहां तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फर्स्ट प्लेयर हमारा टू व्हीलर सेगमेंट में एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स एंड टेल लैंप्स में मार्केट लीडर है। इनके टोटल ऑटोमोटिव लाइटनिंग के बिजनेस में एलईडी लाइटनिंग का जो शेयर है वो 59.3% हो गया फाइनेंशियल 25 में, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 52%। तो क्या कि एलईडी लाइटिंग बिजनेस कन्वेंशनल लाइटिंग बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू ड्रिवन है, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट्स में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। एंड बिजनेस का नाम है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट व्हाई दिस बिजनेस? तो पहला कारण यह है कि ऑलमोस्ट सारे लीडिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी काफी
काफी लीडर प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। ग्लोबल टू व्हीलर्स में हार्ले डेविडसन एंड यामाहा जैसे इनके क्लाइंट्स हैं एंड बाकी क्लाइंट्स की लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये है कि 4 व्हीलर सेगमेंट में भी इन्होंने एंट्री ले ली है एंड यहाँ पर भी इन्हें ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि LED लाइसेंस प्लेट लैंप है, ये इनके सारे मॉडल्स को सप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद बोलेरो जैसे मॉडल्स के लिए हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हैं। उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि मर्सिडीज जर्मनी के लिए इन्होंने एक हेडलैम्प्स एंड टेल लैंप्स के प्रोजेक्ट को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया है एंड इसके लिए इन्हें एप्रिसिएशन भी मिली है। अब इन्हें एक और ऑर्डर मिला हेडलैम्प्स के लिए फॉर द न्यू डेवलपमेंट कार प्रोजेक्ट। तो यूएस टैरिफ्स का भी इस बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इंडिया के अलावा जो ये फोकस करते हैं वो करते हैं इटली पे, हांगकांग पे एंड जापान पे। तो देन अगर हम ग्रोथ के फोरकास्ट देखें तो यहां पर मैनेजमेंट ने काफी सॉलिड कमेंट्री दी है एंड उनका कहना है कि वर्स्ट मार्केट कंडीशन में भी वो 15 से 20% की ग्रोथ ले आएंगे एंड अपने बिजनेस के अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस होना ये काफी बड़ी बात है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है, लेट इट बी ROCE, ROE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी डेट फ्री भी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी काफी डिसेंट पेस पर ग्रो कर रही है लेकिन नेट प्रॉफिट्स काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फर्दर वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये आज भी अंडर वैल्यूड ही है। इस बिजनेस को हम तब से कवर कर रहे हैं जब से ये चैनल एस्टैब्लिश हुआ है। अच्छी ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी कभी भी वैल्यूएशन के मामले में ये ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। तो ये बिजनेस भी एक मस्ट स्टडी केस है। तो नेक्स्ट हम ऐसे बिजनेस को डिस्कस करने वाले हैं जो ऑटो एंड EV कंपोनेंट एंड इसके साथ एरोस्पेस एंड डिफेंस में ऑपरेट करता है। ऑटो एंड EV कंपोनेंट्स मार्केट में ग्रोथ क्यों हो रही है इसके रीजंस को ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया ही है। तो एविएशन कंपोनेंट मार्केट में अभी क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक यूनिफाइड रोड मैप बनाया है जिसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट, MSME इन्वॉल्वमेंट एंड ग्लोबल मार्केट एक्सेस में आने वाली चैलेंजेस के ऊपर काम किया जाएगा। तो बिजनेस का नाम है रेमंड लिमिटेड जिनके रियल एस्टेट के बिजनेस का हाल ही में डिमर्जर हुआ है। बट बाय दिस बिजनेस सबसे पहला कारण यह है कि कई सारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स में ये इंडिया में मार्केट लीडर है एंड कुछ प्रोडक्ट्स में ये ग्लोबली मार्केट लीडर है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स में ये कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट्स हो गया, स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो गया एंड सिस्टम पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड कुछ ग्लोबल मार्क्यू क्लाइंट्स को लार्ज वॉल्यूम्स में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करते हैं। तो मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड को एक्वायर करना ये इनके लिए एक माइलस्टोन स्टेप था एंड मैनी प्रिसीजन एरोस्पेस कंपोनेंट्स में डीप एक्सपर्टाइज रखती है एंड इसके साथ गौतम मैनी जो कि मैनी प्रिसीजन के फाउंडर हैं वही रेमंड लिमिटेड के इंजीनियरिंग बिजनेस को लीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो बिजनेस हाल ही में डिमर्ज हुआ है एंड कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनके नंबर्स एक्यूरेट नहीं दिए हुए हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू में 112% की ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड एबिटा में 96% की। बेरएज अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 126% की एंड एबिटा में हुई है 121% की। तो बिजनेस में ग्रोथ तो काफी एक्सीलेंट हो रही है। वही अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग बिजनेस के ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम नोटिस करें तो अदर इनकम से लगातार कुछ रेवेन्यू आ रही है। इवन की बिजनेस के डिमर्ज होने के बाद भी ये रेवेन्यू आ रही है। तो ऐसे में अगर अदर इनकम फ्यूचर में भी इसी तरह से रहती है एंड अगर हम दिसंबर 24 वाले क्वार्टर के ईपीएस को देखें तो वो बना था 10.83%। इवन की मार्च 25 वाला ईपीएस और भी हायर था, बट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के लिए हम दिसंबर 24 वाले ईपीएस लें एंड मान ले कि 4 क्वार्टर्स में इसी तरह का ईपीएस रहने वाला हो तो 4 क्वार्टर्स के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये ईपीएस बनता है 43 के अराउंड। स्टॉक प्राइस प्रेजेंटली है 657। इसे अगर हम डिवाइड करें 43 से जो कि 4 क्वार्टर्स का ईपीएस हमने एज्यूम किया है तो प्राइस टू अर्निंग बनता है समवेयर 15 के अराउंड। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में यूएस मार्केट का कितना शेयर है इसके लिए हमने कई सारा डाटा स्टडी किया है, लेकिन कहीं पर भी ये स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन एक पॉइंट हमें याद रखना होगा कि बोइंग इनका एक क्लाइंट है तो कुछ रेवेन्यू तो इनकी यूएस मार्केट से आती है। तो क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आएंगे वहीं से हमें पता चल जाएगा कि टैरिफ्स का इस बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है या नहीं। तो टाइमिंग अभी हम थोड़ा अलर्ट होकर चल सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस काफी एक्सीलेंट है। तो बिजनेस जिसे हम स्टडी करने वाले हैं वो एक माइक्रो कैप है एंड मार्केट कैप है 3858 करोड़। तो ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है इन प्रीमियम एस्थेटिक प्रोडक्ट। तो एस्थेटिक प्रोडक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। डेकल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स हो गए, 2D अप्लायंसेस एंड डायल्स हो गए, 3D अप्लायंसेस एंड डायल्स हो गए, ओवरलेस हो गए, उसके बाद एल्यूमिनियम बैजेस हैं, 3D लक्स बैजेस हैं, डोम्स एंड आफ्टर मार्केट ट्रांसफॉर्म्स हैं एंड कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो कंपनी का नाम है SJS इंटरप्राइजेस लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस तो सबसे पहला कारण यह है कि ये अब काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं एंड इन प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन इनकी रेवेन्यू में 28% है, जिसके चलते इनकी पर किट वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। उसका जो कार्स के अंदर डिस्प्ले है जो कि इंडिया में एक सनराइज एंड हाई मार्जिन एरिया है एंड ये डिस्प्ले प्रेजेंटली इंपोर्ट होते
हैं। तो अभी क्या है कि इन डिस्प्लेस को इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी असेंबल करती है एंड उसका नाम है विस्टियन, एंड विस्टियन के साथ इनके अच्छे रिलेशन है फॉर मेनी इयर्स। इन डिस्प्लेस के ऊपर जो कवर ग्लास है इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब एसजीएस इंटरप्राइजेस करेगी। सबसे पहले ये अपने इन प्रोडक्ट्स को विस्टियन को सप्लाई करेगी एंड जब एक बार लोकलाइजेशन हो जाता है उसके बाद इन कवर ग्लासेस को बाकी असेंबलर्स को भी सेल किया जाएगा। तो ये इनकी रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ ट्रिगर है। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है वैसे वैसे प्रीमियम एस्थेटिक प्रोडक्ट सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि Q1 में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के बिजनेस में 19 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो डिस्प्ले के कवर ग्लास के लिए ये कंपनी एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स भी कर रही है होसुर में। कार डिस्प्ले के मामले में कंपनी कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर सकती है एंड नए सेगमेंट्स के लिए मैनेजमेंट अभी प्लान कर रही है। कवर ग्लास के बाद अब ये कंपनी IML सेगमेंट जिसका फुल फॉर्म है इन मोल्ड लेवलिंग एंड IMD प्रोडक्ट्स जिसका फुल फॉर्म है इन मोल्ड डिजाइन्स, इन सेगमेंट्स में भी एंटर कर चुकी है। तो IML एंड IMD सेगमेंट के प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इल्यूमिनेटेड लोगोस होंगे, इन सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है। तो इन सारे इनिशिएटिव्स का बेनिफिट ये हुआ कि पहले इनकी जो पर व्हीकल किट की वैल्यू होती थी वो होती थी 1200 to 1500 रुपीज, उसके बाद ये बढ़कर हो गई 3500 से 5000 रुपीज एंड आने वाले समय में पर व्हीकल्स की वैल्यू किट में 4 to 6 टाइम्स की ग्रोथ हो सकती है। आज इनकी जो रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो है सिर्फ 6.7% एंड ये 6.7% सिर्फ यूएसए से नहीं कई सारी कंट्रीज से आता है, जिससे इस बिजनेस के ऊपर इंडिया यूएस की ट्रेड डील का कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि बाय फाइनेंशियल 28 ये अपने एक्सपोर्ट्स को 14 to 15% तक ले जा सकते हैं, जो कि करंट एक्सपोर्ट से 2x से ज्यादा है। तो प्रीमियम एस्थेटिक सेगमेंट की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए ये कंपनी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स 220 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। उसके बाद ग्रोथ के एस्टिमेट्स की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ 2x तक रह सकती है फॉर द करंट ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी अच्छी हैं, लेट इट बी ROCE या ROE क्यों ना हो। डेट टू इक्विटी भी कंपनी की काफी कंफर्टेबल जोन में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी एक्सीलेंट है एंड वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये बिजनेस फेयरली वैल्यूड है। तो इसलिए इस बिजनेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री से प्रीवियसली हमने गैब्रियल इंडिया लिमिटेड को स्टडी किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंटली वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, इसलिए आज के वीडियो में इसे हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट बिजनेस काफी एक्सीलेंट है। देन प्राइसो लिमिटेड को भी हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंडिया में मार्केट लीडर है एंड ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। लेकिन यूएस के साथ प्रेजेंटली हमारे जो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उनमें भी काफी अनसर्टेनिटी है। तो एक बार ट्रेड डील के ऊपर कोई क्लैरिटी आ जाती है कि ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर फाइनली हमें कितने टैरिफ्स लगने वाले हैं, देन एक बार फिर से हम इस इंडस्ट्री को रिव्यू करेंगे। तो जिनको इस इंडस्ट्री में से सिर्फ एक ही बिजनेस को स्टडी करना है तो वो फीएम इंडस्ट्रीज या एसजीएस एंटरप्राइजेस में से किसी को भी स्टडी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट इन मार्केट कैप। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।